हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन। हम लोग इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे हम लोग कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ। रिफ्लेक्शन में हम लोग लाइट में सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी का सोर्स है, यानी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन सा? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमें क्या करता है? डिफरेंट चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। कैसे कैसे हम देख सकते हैं? दो चीज़ों से हम देख सकते हैं। वेदर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या तो लाइट को एमिट कर रहा हो, लाइट को एमिट करेगा तो हमें दिखाई देगा। जैसे बल्ब है, बल्ब लाइट को एमिट कर रहा है, तुम्हारी आंखों तक जाएगा तो हमें बल्ब दिखाई देगा। या तो फिर लाइट हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे? लाइट यहाँ से जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसके ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाएगी। तो दो तरीके से हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। दोनों में ही लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग समझ लेते हैं लाइट में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच हैव देयर ओन लाइट, देयर ओन लाइट, या यूं कह लें विच एमिट लाइट। जो लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बल्ब हो जाएगा हमारा, सन हो जाएगा, ये लाइट को खुद से एमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बेटा बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो इनके पास कोई खुद की लाइट नहीं होती है। तो फिर कैसे चमकते हैं? तो ये साइन करते हैं, साइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन की वजह से साइन करते हैं, यानी कि लाइट इनके ऊपर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चमकने लगते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मून। मून इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज समझने के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके लिए एक स्लाइड और ऐड कर लें। लाइट की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या प्रॉपर्टीज होती। तो सबसे पहली तो ये कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन कहते हैं। यानी कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? तो इसका एग्जाम्पल है शैडो फॉर्मेशन। अगर लाइट कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी तो वो शैडो नहीं बना सकती। अगर जैसे लाइट रेज इधर गई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर उसकी एक शैडो बन जाती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करती तो इधर से इधर चली जाती बेंड करके, और पीछे भी शैडो नहीं बनता और पीछे आपका लाइट वहाँ पे पहुँच जाती है। इसका मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और उसका एग्जाम्पल है आपका शैडो फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव की अगर हम बात करें, ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है कि जो पार्टिकल्स हैं इसमें, पार्टिकल्स मूव्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, मीन्स इस तरीके से पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं परपेंडिकुलर, थ्रस्ट एंड थ्रो के फॉर्म। तो लाइट जो है वो कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रेवल करती है हमेशा किसमें? स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं इसकी बात करूं, फास्टेस्ट स्पीड इसकी, फास्टेस्ट स्पीड, तो ये इसकी होगी वैक्यूम में। फास्टेस्ट स्पीड कहाँ होगी बेटा? वैक्यूम में, और दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की फास्टेस्ट स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। जैसे ही ये किसी भी मीडियम में जाएगी, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है। उसके बाद किसी भी अन्य या किसी भी अदर सब मैटर में या किसी अदर सबस्टेंस में या कहीं भी जाएगी तो आपकी लाइट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फास्टेस्ट यहीं पे होती है। तो लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये किसके अंडर आएगी? विजिबल रेज के अंदर आती है, विजिबल रेज के अंदर आती है। लाइट जो है हमारी कहाँ पे आती है बेटा? विजिबल रेज के अंदर आती है। आगे हम लोग समझते हैं विजिबल रेज के बाद नेक्स्ट। तो ये लाइट की टोटल प्रॉपर्टीज थी, या लाइट क्या होता है, हम लाइट के बारे में समझ लिया। आगे हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट के बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट रे आती है और किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है, ऐसे फॉल करेगी और टकरा के बाउंस बैक होके वापस उसी सेम मीडियम में लौट जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट और फॉल ऑन एनी स्मूथ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक इन सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा? एक मीडियम से लाइट आएगी, किसी स्मूथ सरफेस पे फॉल करेगी और उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। इस रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करें तो जो लाइट रे फॉल करती है उसको हम लोग कह देते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे बाउंस बैक करके वापस जाती है उसको कह देते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें मेन हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है? इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल और ये रहा आपका इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल जो है इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा आपका? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, ये रहा नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका जो है वो है आपका एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात करेंगे नॉर्मल की, तो जिस प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग कह देंगे नॉर्मल। आगे बात करेंगे जिस पॉइंट पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं उसको हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देंगे उसको। समझ गए बेटा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी बात। रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब लाइट रे आएगी किसी स्मूथ सरफेस से टकराएगी, वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे सबसे पहले फॉल करती है मीडियम प्लेन सरफेस पे उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो बाउंस बैक करके वापस जाती है रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप समझ गए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आगे कितने टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन आपके दो काइंड्स के होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन
और एक होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं। अब आगे समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे पहला काम क्या है कि ये स्मूथ सरफेस पे होता है। स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस इन द सेंस आपका मान लीजिए मिरर, आपका प्लेन मिरर है या मिरर है, आपके मिरर का सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, तो ऐसी जगह पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ये है इंसिडेंट लाइट रेज। पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज जब फॉल करेगी किसी प्लेन सरफेस पे या स्मूथ प्लेन सरफेस पे, ये आपका स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस, इस पे जब फॉल करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल बीम के फॉर्म में ही वापस जाती हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी किसी स्मूथ सरफेस पे, और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल बीम के फॉर्म में ही वापस जाती हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो होता है रफ सरफेस पे होता है आपका रफ सरफेस। अब रफ सरफेस कैसा होगा, रफ सरफेस आप हम लोग मान लेते हैं वॉल हो गया, जैसे दीवार, दीवार पे हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत रफ सरफेस है, बिल्कुल मिरर के जैसा स्मूथ नहीं है। तो इसमें इंसिडेंट लाइट रेज की तो पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज जब फॉल करेगी किसी रफ सरफेस पे, तो जो आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं जाती हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रेज वो आपकी डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, या रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पैरेलल नहीं जाती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कह देते हैं क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझते हैं आगे, समझ आ गया होगा रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बस एक ही बात इसमें सिंपल याद रखनी है, इसमें रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल बीम के फॉर्म में जाती हैं और इसमें रिफ्लेक्टेड रेज डिफ्यूज हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं इसमें समझ। आगे हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेटा टू लॉज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टू लॉज में क्या है, सबसे पहले हम अच्छे से इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल आई इक्वल हमेशा एंगल आर रहेगा। सेकेंड वाला, सेकेंड की लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इस पॉइंट एम पे, ये आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम देखेंगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों जो हैं आपकी सेम प्लेन में लाई करेंगी, लाई करेंगी सेम प्लेन। सेम प्लेन इन द सेंस अगर एक्स वाई प्लेन में ये वाली लाइट रे है तो ये वाली भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी और ये वाली भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी। कहने का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये हम लोग समझेंगे। प्लेन मिरर सामने दिख रहा है बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है। मान लीजिए इस साइड में पॉलिश है, एक साइड में क्या है बेटा, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है और इस साइड आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्शन इस साइड वाले सरफेस हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख लिया है, ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जब भी हमें कोई इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो एट लीस्ट टू लाइट रेज हमको चाहिए, टू लाइट रेज चाहिए कम से कम। जब भी हम कभी रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कम से कम दो लाइट रेज हमको चाहिए। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर हमने पढ़ लिया है पीछे रिफ्लेक्शन में। आगे समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट रे देखी, इंसिडेंट करा दी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो जिस एंगल से बेटा आई से आई थी उसी सेम एंगल आर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी।
दूसरी लाइट रेज को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट करा दिया 90 डिग्री। तो जो लाइट रे परपेंडिकुलर मिरर पे इंसिडेंट करती है वो वापस अपने रास्ते लौट जाती है। तो इंसिडेंट लाइट रे जो परपेंडिकुलर गई थी वो वापस चली गई, और जो आई एंगल से गई थी वो आर एंगल से। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये डाइवर्जिंग है, दूर दूर जा रही हैं, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक्चुअली। जब नहीं करेंगी तो हम इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, और जब इनको दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा इमेज उनके तैयार होगा। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया, यहाँ पे इमेज बना। अब इस इमेज के हम लोग देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया या इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहीं पे समझ लेंगे पहले करेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया। कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए। इस पॉइंट से एक लाइट रे हमने इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराई आई एंगल से, आर एंगल से वापस गई। एक हमने 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराई। अब जो भी लाइट रे, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो वो वापस अपने रास्ते लौट जाएगी। तो ये इंसिडेंट की 90 डिग्री पे वापस लौट गई। ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट नहीं करती क्योंकि डाइवर्जिंग है। तो हमने वर्चुअली इनको पीछे बढ़ाया और बढ़ाया तो इस पॉइंट पे कट की। ये हमारा जो है वो इमेज। आगे समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इस इमेज फॉर्मेशन में। और करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। पहला करेक्टरिस्टिक, इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इमेज का जो हाइट है, वो सेम हाइट रहती है, बराबर बराबर दिख रहे हैं एक जैसे। अगर मैं बात करूं जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही सेम टू सेम मिरर से इमेज की डिस्टेंस है, दिख रही है हमें। इमेज हमने देखा कि एक्चुअल में लाइट रेज कट नहीं कर रही थी, वर्चुअली कट कर रही थी, तो इमेज जो है वो कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल भी बनेगा। और सीधा खड़ा है तो आपका इरेक्ट बनेगा, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और इमेज हमारा कैसा बनेगा बेटा, सेम साइज का बनेगा, देख लिया है हमने। और एट इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा है उतना ही दूर मिरर से पीछे आपका इमेज बनेगा। और अगर हम आगे बात करेंगे, सेम हाइट का होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, लेटरली इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है बेटा, तो हम लोग कहते हैं साइड वाइज इन्वर्जन। साइड वाइज इन्वर्जन, साइड वाइज इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। साइड वाइज इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट appears टू बी, लेफ्ट appears टू बी राइट। जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। एंड राइट appears टू बी लेफ्ट, यानी कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड सामने आएगा, यानी कि आपका लेफ्ट और उसका राइट सेम होगा। तो हमेशा जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट वाला राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। अब इन सबको एक जगह हम लोग समझ लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, सबसे पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, देख लिया है हमने पीछे। वर्चुअल इरेक्ट इसलिए क्योंकि लाइट रेज वर्चुअली कट कर रही है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही थी, बिकॉज ये इधर जा रही थी और इधर डाइवर्जिंग था। दूसरा, एट एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही सेम साइज इमेज का बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड हमने पढ़ लिया, अभी साइड वाइज इन्वर्जन है, यानी कि लेफ्ट वाला राइट दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। फोर्थ, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से जिस डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी आपका 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। अब हम लोग कुछ बातें और समझ, अगर मूवमेंट इसमें कराया जाए तो अगर आपका मिरर को स्टेशनरी रखा जाए, ऑब्जेक्ट मूव कराया जाए, ऑब्जेक्ट अगर आपने मूव कराया तो इमेज भी मूव होगी और वो भी सेम स्पीड से, सेम स्पीड से आपकी इमेज मूव होती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करा दिया और मिरर को मूव कराया, इफ अगर आप मिरर को मूव कराते हैं देन जो आपका इमेज है वो डबल स्पीड से मूव करता है, इमेज जो है वो डबल स्पीड से मूव करता है। यानी कि अगर आप मिरर को रुका के रखेंगे, रोक के रखेंगे और ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो इमेज सेम स्पीड से मूव करेगी।
अगर आप मिरर को मूव करा रहे हैं तो फिर इमेज आपका डबल स्पीड से मूव। अगर हम बात करें यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला आपका ये ड्रेसिंग टेबल में हम लोग जानते हैं, घरों में हमारे जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें प्लेन मिरर का यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो पेरिस्कोप क्या होगा, कैसे बनाते हैं, हम लोग अभी समझ लेते हैं पेरिस्कोप का काम क्या होगा। पेरिस्कोप में क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग हाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। यानी कि मान लो ये हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और उसको यहाँ से देखना है, तो यहाँ से इस डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा। उसके लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। कैसे होता है आपका, इस तरीके का होगा, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा जाता है और एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा जाता है। इन प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ या यहाँ, और इस इमेज को जो पर्सन है वो इजीली देख सकता है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। और ये डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज आपका सबमरीन्स में होता है। सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर सबमरीन चलती हैं। अब पानी के अंदर चल रही है सबमरीन, तो पूरा पानी के अंदर है, उसको कुछ दिखाई कहाँ से देगा, तो ऊपर एक इस तरीके से आपका पेरिस्कोप लगा दिया जाता है जो कि पानी के बाहर रहता है। ये पूरा पानी के अंदर ऐसे डूबा रहेगा सबमरीन, और ये पेरिस्कोप यहाँ रहेगा और यहाँ से इनको अंदर से ही बाहर का व्यू दिखता रहता है। तो ये यूजेस हैं आपके पेरिस्कोप के, और इस तरीके से इसका यूज होता है। आगे हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर मान लीजिए आपको स्फीयर है, स्फीयर इन द सेंस आप दिमाग लगाना, सर्कल ना समझ लेना इसको। स्फीयर आपका मान लीजिए कोई बॉल जैसा है आपका, तो इस स्फीयर में से एक छोटा सा पार्ट हमने इतना कट कर लिया, तो यही हमारा स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। इसका काम करेगा, स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पहले से इस तरीके का स्फीयर रहा होगा, इसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये आपका स्फेरिकल मिरर का काम। अब दो टाइप के मिरर होते हैं स्फेरिकल में, एक आपका कॉनकेव मिरर होगा और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉनकेव मिरर क्या होगा बेटा, कॉनकेव मिरर ये होता है कि जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जो इनर कर्व्ड सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग है, और जो आउटर बल्ज सरफेस है ये आपका पॉलिश्ड है। जिसका आउटर बल्ज सरफेस पॉलिश्ड हो और इनर कर्व्ड सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग हो, ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। सिंपली ऐसे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये जो आपका आउटर बल्ज्ड पोर्शन है, आउटर बल्ज्ड, बल्ज्ड मतलब बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ये वाला सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। आउटर बल्ज सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर सरफेस जो है आपका, इनर कर्व्ड सरफेस वो आपका पॉलिश्ड होता है। ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक बात और इस मिरर में हमको समझनी है कि इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और इस वाले मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है और ये लाइट को कन्वर्ज करता है। जैसे अगर कोई लाइट रे इस तरीके से पैरेलल आएगी तो इसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये क्या करेगा, जब भी कोई लाइट रे आएगी पैरेलल तो ये उसको डाइवर्ज करके दूर दूर भेज देगा, इस तरीके से डाइवर्ज, इस वजह से इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। आगे कुछ डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दोनों समझ गए, दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं। एक में इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दूसरे में आउटर बल्ज सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बस ये फर्क। आगे हम लोग समझते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि इसमें क्या क्या चीज होती है। हमको ये मिरर दिख रहा है, कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉनकेव है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में मिरर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिफरेंस है। अगर हम देखें, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बाहर पॉलिश्ड है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है
आपका सेंटर पॉइंट होता है जो मिरर का, इसको कहते हैं पोल। तो जो आपका सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर है, देख सकते हैं जिसको लिखना सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर जो है आपका, तो हम लोग पोल कहते हैं। वेयर प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द मिरर। मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कट करती है, यानी कि ये आपकी रही प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका, ये मेन एक्सिस है, एक्सिस दैट डिवाइड मिरर इन टू पार्ट्स, जो मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है या मिरर के सेंटर से होके जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो मिरर के सेंटर से होके जाएगी, मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इसको हम लोग कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को मीट करती है उसको कहते हैं हम लोग पोल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। उसके बाद अगर पैरेलल लाइट रेज इस कॉनकेव मिरर पे डाली जाए, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है जैसे हमने देखा था, तो ये सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। तो ये आपका हो जाएगा फोकस। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा, बेटा हमने बताया था कि ये स्फेरिकल मिरर होता है, यानी कि ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर कट्स, बाय विच स्फेरिकल मिरर कट्स, यानी कि जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को काटा है या निकाला है या बनाया है, उसका जो सेंटर रहा होगा वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दो चीजें और, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, दो चीजों की बात और कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस, ये रहा आपका फोकस, फोकस से पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ एफ। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को, इसको हम लोग फोकल लेंथ। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग समझ गए होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो मेन एक्सिस है, सर्कल के सेंटर से होके जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर का पार्ट है ये मिरर, उस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या है, जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज होकर इकट्ठी होती है वो पॉइंट फोकस हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारी बातें हम लोग समझ गए होंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉन्केव मिरर बना है, जहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स आएगा हम लोग कॉन्वेक्स में भी समझ लेंगे, फिलहाल कॉन्केव में ही समझने की कोशिश करेंगे 4 रूल्स। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है पोल, यहाँ पे आपका मान लीजिए हो जाता है फोकस, और यहाँ पे आपका हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीछे हमको एक और रिलेशनशिप बताना था कि रेडियस और पोल के जस्ट मिडिल में फोकस होता है, यानी कि r/2 आप करोगे तो आपका f निकल के आ जाएगा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं r = 2f, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की हाफ होती है। अब बात करते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म। ये आपका हो गया, सॉरी इसको कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट रूल कहता है कि अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी
आफ्टर रिफ्लेक्शन आपका फोकस से पास होगी। तो जो लाइट रेज गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, पैरेलल अगर जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल आपका देखते हैं, तो जो लाइट रेज, मान लीजिए ये लाइट रेज है, यहाँ से निकली, और अगर कोई लाइट रे आपकी फोकस से होके पास हो रही है, तो जब कोई लाइट रे फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, यानी कि जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल जाएगी और जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। मान लीजिए एक दूसरे के उल्टे, पैरेलल आ रही वो फोकस से जा रही और जो फोकस से जा रही वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें कि जो पोल पे इंसिडेंट करती है, तो यहाँ से अगर समझ आए तो कोशिश करेंगे, अगर कोई लाइट रे इस पोल पे इंसिडेंट करती है तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी आर से। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है, यानी कि जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट करेगी उसी सेम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। अब एक लास्ट और बचा है, लास्ट ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मान लीजिए कोई ये लाइट रे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे पड़ती है, तो ये वापस अपने उसी रास्ते लौट जाती है। चारों रूल समझ में आ गए। पहला, लाइट रेज जो पैरेलल आएंगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। जो लाइट रेज आपकी पोल पे इंसिडेंट करती है वो सेम एंगल से वापस चली जाती है और जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो वापस अपने रास्ते लौट जाती है। आगे हम लोग समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हम यहाँ पे 6 केसेस पढ़ने वाले हैं। कितने केसेस पढ़ेंगे? 6 केसेस पढ़ेंगे और इमेज फॉर्मेशन अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला, जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा तो लाइट रेज, ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है कि लाइट रेज पैरेलल आएंगी और जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो कन्वर्ज होके फोकस पे इकट्ठा हो जाएंगी। तो जब लाइट रेज फोकस पे इकट्ठा हो जाएंगी तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, और वो भी कितना बड़ा दिख रहा है बेटा? पॉइंट साइज का दिख रहा है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज जो है वो आपका फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? हाईली डिमनिस्ड होगा, हाईली डिमनिस्ड यानी कि बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। हाईली डिमनिस्ड या यूं कह लो पॉइंट साइज का इमेज बनता है, पॉइंट साइज। आगे समझते हैं, हाईली डिमनिस्ड होगा, पॉइंट साइज होगा और आपका फोकस पे बनेगा। अब अगर बात करें कि रियल या इन्वर्टेड हुआ तो देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही है, कोई वर्चुअली हम इनको कट नहीं करा रहे हैं। जब लाइट रेज एक्चुअल में कट करती हैं तो इमेज जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा? रियल। रियल है तो फिर आपका इन्वर्टेड तो बनेगा ही। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा और कहाँ पे बनेगा? समझ गए। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करके हमने क्या किया? बियॉन्ड सी कर दिया। ये आपका सी रहा और ये रहा आपका सी, ये रहा आपका फोकस। हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, यानी कि सी के पीछे रखा। तो हम रूल लगाएंगे। पहला रूल कहता है कि जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है, कर दिया। दूसरी, जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो वापस अपने रास्ते लौट जाती है। दोनों लाइट रेज कहाँ पे कट कर रही हैं? सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा आपका इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। अब बेटा कैसा दिख रहा है? इमेज छोटा सा दिख रहा है, यानी कि जो इमेज बनेगा वो बनेगा डिमिनिश्ड या कह दो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद लाइट रेज एक्चुअल में कट कर रही हैं, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आगे बात कर लेते हैं। व्हेन इमेज, गलत लिख गया यहाँ पे शायद, व्हेन इमेज फ्रॉम, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा हो, यहाँ पे भी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाते हैं। रूल्स का ध्यान रखेंगे। पहला, लाइट रे पैरेलल गई तो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। जो लाइट रे फोकस से पास हुई थी वो पैरेलल हो गई। दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे कट करती हैं, इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी कि सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सी पे ही बनता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी वाला ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी सी पे बनेगा। जब सी पे बनेगा बेटा तो सेम साइज का दिख रहा है, कैसा बनेगा हमारा, सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा, सेम साइज। उसके बाद एक्चुअल में लाइट रेज कट कर रही हैं तो सीधा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड देखने में भी लग रहा है भाई उल्टा है, एरो नीचे की तरफ है, इसमें और की तरफ। रियल इन्वर्टेड एट सी और सेम साइज का इमेज बनेगा। 3 केसेस हमारे हो गए, कौन कौन से। पहला इनफाइनाइट का हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो, बियॉन्ड सी, और ऑब्जेक्ट रखा हो आपका एट सी। तीनों में हमने समझ लिया, इनफाइनाइट वाला फोकस पे, बियॉन्ड सी वाला बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, और एट सी वाला एट सी पे ही बनता है। सब में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, आपने देख लिया। आगे समझते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। बचे 3 केसेस और। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। ये आपका रहा सी, ये आपका रहा एफ, बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ। पहला, पैरेलल लाइट रेज गई, फोकस से पास हो। दूसरा, लाइट रे कहाँ से जा रही है बेटा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वापस अपने रास्ते लौट गई। इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों को तो इसको कट करेंगे, तो आपका इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बन रहा, सी के पीछे बन रहा। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट, सॉरी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, कहाँ बनेगा आपका, बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा बन रहा है ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज आपका थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, क्या बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, इमेज जो है कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्चुअल में लाइट रेज कट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बने, सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ। अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो ये रहा फोकस, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल लाइट रह गई, फोकस से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, वापस अपने रास्ते लौट गई। अब इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमको दोनों कन्वर्जिंग दिखेंगे। कन्वर्जिंग दिखेंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो मीट करेंगी, तो कहाँ पे करेंगी, इन्फानाइट पे। हमें नहीं पता कहाँ करेंगी, दिख तो रही नहीं है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फानाइट, फॉर्म्ड एट इन्फानाइट पे कहीं जाके पीछे बनेगी, इन्फानाइट। और कैसा होगा बेटा, एक्चुअल में कट करेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एंड हाईली इनलार्ज्ड बनेगा आपका, हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। तो कैसा बनेगा जाके कहीं, क्योंकि इधर कहीं बनेगा तो बहुत ही बड़ा इमेज ऐसे बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और इनफाइनाइट पे जाके कहीं बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पी एंड एफ। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये इमेज फॉर्मेशन है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे रख दिया गया। अब पहला हमने देखा कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस लौट गई। उसके बाद एक लाइट रे को हमने पोल पे इंसिडेंट करा दिया तो वापस उसी एंगल से चली गई। अब हमने देखा ये दोनों लाइट रेस, इसको आगे बढ़ाएं ये और इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो कहीं मीट नहीं करेंगे, तो हमने इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाया और पीछे बढ़ाएंगे तो ये मिरर के पीछे आपका कट करेंगी, तो ये आपका इमेज बन के तैयार होगा। अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इमेज आपका कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। भाई बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो फिर देख रहे हैं हम वर्चुअली लाइट रेज कट कर रही हैं तो ऑब्वियसली वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। और यही एक केस होता है कॉनकेव मिरर में जहां आपका वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज और बड़ा भी दिख रहा है तो आपका लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड
इरेक्ट बनेगा। हो गए हमारे 6 केसेस। इसमें हमने कौन कौन से 3 पढ़े? हमने पढ़ा है बिटवीन सी एंड एफ, एट फोकस पे ऑब्जेक्ट हो, एंड बिटवीन पी एंड एफ हो। 3 केसेस हमने पढ़े इसमें। सी एंड एफ के बीच वाला बियॉन्ड सी बनेगा। अगर हमें याद आ रहा हो तो बियॉन्ड सी का सी एंड एफ के बीच बनता था, सी एंड एफ का बियॉन्ड सी के पे बनेगा। एट एफ वाला इन्फानाइट पे बनेगा, क्योंकि हमने देखा था इन्फानाइट वाला फोकस पे बन रहा था, तो फोकस था इन्फानाइट पे। ये लास्ट केस इसको हमें याद रखना है कि ये आपका बिहाइंड मिरर बनता है। और आपका कैसा हो जाता है? वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड। यही एक केस है कॉनकेव में जहां वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड बनता है, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना। आगे समझ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, 2 ही हमारे केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस है। पहला, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनाइट पे रखा, तो यहाँ पे इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज जाएंगी, और जैसे ही लाइट रेज जाएंगी तो जैसा कि हम जानते हैं डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा। जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे वर्चुअली, क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग है, मीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे मीट करेंगे। तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बन रहा है बेटा? पॉइंट साइज बन रहा है। लाइट रेज वर्चुअली कट कर रही हैं तो आपका वर्चुअल बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा आपका? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। फोकस पे इमेज बनेगा। कैसा? वर्चुअल है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज नहीं कट कर रही है। इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज का इमेज। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज आपका इमेज बनके तैयार हो रहा है। तो आपको दिख गया वर्चुअल इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और आपका फोकस पे बनेगा। दूसरा केस, जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे कहीं पे भी रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्जेक्ट रखा, पहला लाइट रे पैरेलल गया, पैरेलल जाएगा आपका तो डाइवर्ज होगा ऐसे कि उसको आगे बढ़ाओ तो फोकस से पास होता है। दूसरा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस अपने रास्ते लौट जाती है, चली जाएगी वापस। अब हम देखेंगे कि दोनों लाइट रेज जो हैं, एक इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, तो दोनों डाइवर्जिंग है, मीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ाएंगे दोनों को तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी कि पोल और फोकस के जस्ट बीच में। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटा सा है। वर्चुअल इरेक्ट है क्योंकि सीधा खड़ा है, वर्चुअली लाइट रेज कट कर रही है। इमेज कहाँ पे बनेगा आपका? इमेज फॉर्म्ड एट द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बनेगा। वो भी कैसा होगा आपका? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा आपका, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक बात हम इसमें अच्छे से समझ लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर आपका कभी भी लार्जर इमेज नहीं बना पाता है, कभी भी लार्जर इमेज नहीं बनाएगा, हमेशा छोटा इमेज ही बनाता है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉलर इमेज ही बना पाता है। कौन? आपका कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए? अब आगे बात समझते हैं। ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग अच्छे से, मान लीजिए मिरर है, ये आपका पोल है, और यहाँ पे आपका कहीं रहा होगा फोकस, और यहाँ पे आपका है सेंटर। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट पे ही रखा जाएगा, इस साइड में फ्रंट पे। मान लिया ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम 2 तरीके से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। एक तो इस तरीके से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और एक हाइट मेजर करने के लिए तो वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब भी बात होगी तो मिरर के जो लेफ्ट में वैल्यूज आएंगी, यानी कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा हो उस साइड की सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव में ली जाएंगी, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर की जाएंगी।
और मिरर के जो राइट साइड की ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि राइट साइड में जिधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है उस साइड की, तो सारी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हम लोग प्लस में काउंट करें। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज की बात होगी, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में किसकी किसकी बात होगी, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वैल्यूज की बात करूं तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें क्या होती, वो मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। और हम लोग फोकल लेंथ लेंथ या फिर हम लोग कह लें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ें हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ये रखा है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका। अगर मान लिया इमेज आपका यहाँ पे बना, तो इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को वी कहेंगे, यानी कि इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस आप जानते हैं। तो ये सारी आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि जब भी हम यू, वी और एफ को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि मिरर के लेफ्ट में रखा है या फिर राइट में। अगर लेफ्ट में रखा है तो ये वैल्यूज माइनस, राइट में रखा है तो ये वैल्यूज प्लस में रहेंगे। समझ गए होंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग वर्टिकल मिरर की, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस की। जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ दो चीज़ें मेजर करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा आपका। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हाइट है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो प्लस में लिया जाएगा पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ की वैल्यूज नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज अगर आपका इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रहा है तो एच आई आपका नेगेटिव ले। बस यही दो चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी है। ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। कैसे समझेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस यानी कि यू, वी और एफ मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है या राइट में। एच आई एच ओ देखने के लिए हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे। इसको समझने के लिए हम लोग मिरर वाइज एक बार और उसको बता देते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की बात करूं मैं, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं, कॉनकेव, अगर मैं बात करूंगा कॉनकेव मिरर की, तो कुछ तरीके का मिरर होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर हम देखेंगे तो ये आपका रहा फोकस, मिरर के लेफ्ट में फोकस है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है पीछे पॉलिश है, ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो यू भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हमेशा नेगेटिव। अब मैं बात करूं वी की, तो कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि सारी इमेजेस जो हैं वो इस साइड में बनती हैं, और इस साइड में जब इमेजेस बनेंगी तो इमेज आपका लिया जाएगा किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट में, यानी कि तीनों चीज़ें ही आपकी नेगेटिव होगी। एक लास्ट केस जो हमने पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होता है तो इमेज आपका इस साइड बनता है पीछे। लास्ट केस जो इम्पोर्टेंट बताया था, उस कंडीशन में वी आपका पॉजिटिव है आपका लास्ट केस। वो लास्ट केस क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा, उस कंडीशन में आपका इमेज जो है वो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में नेगेटिव आएगा। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स की जब हम बात करेंगे तो इस टाइप का आपका मिरर है कॉन्वेक्स। फोकस आपका इस साइड होता है राइट साइड, फोकल लेंथ तो ऑब्वियसली क्या हो गई, पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ लेफ्ट में होगा, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, आपका यू तो नेगेटिव रहेगा। वी की बात करें तो इमेज हमने दो केसेस पढ़े, दोनों में ही राइट साइड में ही इमेज बनता है कॉन्वेक्स में, तो वी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। एफ और वी ऑलवेज पॉजिटिव, और यू तो सबका ही नेगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। अब मैं बात कर लेता हूँ एच आई एच ओ की, तो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव
क्योंकि कभी उल्टा ऑब्जेक्ट को रखा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है। तो HO हमेशा, HI की बात करें तो सारी इमेजेस कॉनकेव में नीचे की तरफ इन्वर्टेड बनती हैं, HI नेगेटिव। लास्ट केस की बात करें ये वाला, तो इस केस में आपका HI जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी HI कभी पॉजिटिव होगा जब आपका V पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका HO तो हमेशा किसी का भी वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाएगा। HI की बात करें तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है इस तरह। समझ गए हम लोग, ये था हमारा पूरा साइन कन्वेंशन। आगे हमारा आ जाएगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको फॉर्मूला ही याद रखना है। आगे हम लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब हमें इसका डेरिवेशन देखने को मिलेगा, फिलहाल हमको इसका कोई डेरिवेशन सीखना नहीं है, तो सिर्फ मिरर फॉर्मूला समझ लेना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। इस मिरर फॉर्मूले में जब भी आप वैल्यूज आपको गिवन होंगी तभी आप साइन कन्वेंशन का यूज करके आप साइन लगाओगे, अदरवाइज वैल्यूज नहीं रखनी हो तब आप मिरर फॉर्मूले में साइन का यूज नहीं। क्या होगा आपका मिरर फॉर्मूला, 1 में F इक्वल 1 में V प्लस का 1 U। जब भी हमको F, V या U की वैल्यू गिवन होगी, यानी कि वैल्यू गिवन होगी जब हमको, तभी आप यूज करेंगे साइन। ऐसा नहीं है कि आप V और U के साथ साइन लगा दें, जब आपको वैल्यू दी जाएगी, यानी कि U इज इक्वल टू आपको 30 सेंटीमीटर दिया तो आप U इज इक्वल -30 रखिए। समझ गए। मैग्निफिकेशन देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ। अगर मैं कहूँ मैग्निफिकेशन क्या होता है तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट को देख के इमेज का साइज क्या है, इमेज कितना बड़ा या छोटा है, यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या है, यानी रेशियो क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का। तो मैग्निफिकेशन M जो होता है आपका रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन H होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग कह देते हैं माइनस का V अपॉन में Q। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हम लोग यूज। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कह देता है कि एक मिरर है आपका, वो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो 2 टाइम्स इमेज बनाता है, यानी कि 2 टाइम्स लार्जर इमेज बनाता है। तो जब 2 टाइम्स लार्जर इमेज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका मैग्निफिकेशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा या छोटा है। अगर आपका इमेज बड़ा है तो M की वैल्यू +1 से ग्रेटर आएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बन रहा है या डिमिनिश्ड बन रहा है तो आपका M की वैल्यू <1। खत्म आपका। लास्ट टॉपिक और बचा है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के हम लोग यूजेस और समझेंगे। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है बेटा, हमने जब भी कॉनकेव मिरर के यूजेस को ध्यान में रखना है तो मेन बात ये याद रखना है कि ये लार्जर इमेज बनाता है, हमेशा लार्जर इमेज बनाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। और कन्वर्जिंग मिरर है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज है। कन्वर्जिंग मिरर लाइट को पास पास करके कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग कन्वर्ज करता है लाइट को, और लार्जर इमेज बनाता है। इन 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही इसका यूज मोस्टली किया जाता है। सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार एंड सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होता है, जो बाहर अंधेरे में कुछ भी ढूंढने के लिए हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं, तो सर्च लाइट। और कार की हेडलाइट में आपको इस तरीके का कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है जिससे कि आपका जो लाइट है वो कन्वर्ज होके तरीके से आपका, इस तरीके से लाइट जो है वो कन्वर्ज होके, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले और ज़्यादा दूर का कार चलाने वाले ड्राइवर को दिखाई। इस वजह से हम लोग इसमें कॉनकेव मिरर लगाते हैं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करके एक पैरेलल बीम बना देता है जिससे दूर तक का रोड हमें दिखाई देता है। दूसरा, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्या करते हैं, इस तरीके से एक लेके रखते हैं और उससे दांत की जो स्मॉल कैविटीज होती हैं, छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, यानी कि बहुत छोटी कैविटी को ये बड़ा इमेज बना देगा, ये लार्ज इमेज बना देगा, और लार्ज इमेज बना देगा तो डॉक्टर को दिखाई दे जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या होगी, लार्जर इमेज बनाता है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, कन्वर्जिंग है, इसी वजह से यूज किया जाता है। दूसरा, आपका सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि कन्वर्जिंग, तो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, बहुत सारी सनलाइट आएगी इधर से तो कन्वर्ज करके
आपका एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, जिससे क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में आपका हीट प्रोड्यूस होगी और आपका सोलर का काम करेगा। तो ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कन्वर्जिंग है, इसीलिए आपका इनका यूज। कॉन्वेक्स मिरर जब भी यूज किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आपका स्मॉल इमेज बनाएगा। तो ये क्या करेगा, लार्जर एरिया कवर कर लेगा, बड़े से एरिया की इमेज बना देगा, लार्जर एरिया कवर। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये रियर व्यू में जो कार होती है उसका साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है, साइड मिरर, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। कार के जो साइड मिरर है उसमें आपका कॉन्वेक्स लगा होता है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से मिरर में वो रोड का इतना बड़ा एरिया का इमेज यहाँ पे बना के दे देता है, जिससे ड्राइवर को पीछे आ रहे व्हीकल्स, गाड़ी, ट्रक वगैरह दिखाई दे जाते हैं, जिससे वो एक्सीडेंट बचा सकते हैं। दूसरा, ये एज अ विजिलेंस मिरर शॉप में और स्टोर में लगा होता है। अब तो सीसीटीवी आ गए, पहले सीसीटीवी नहीं होते थे, तो दुकानों में कॉर्नर पे एक इस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर रख दिया जाता था। तो इस तरीके की इधर जो आपका पूरी बड़ी दुकान होती थी, दुकान में जो जो सामान रखा हुआ है पूरी दुकान का व्यू यहाँ पे दिखाई देता था, और यहाँ पे बैठ के आपका दुकानदार तो देखता रहता था कि कौन कस्टमर क्या सामान खरीद रहा है, जिससे आपका चोरी होने से बचता था। और ये सीसीटीवी कैमरे का काम पुराने ज़माने में करता। तो कैमरे आ गए तो अब इसका यूज हम लोग नहीं करते। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।